मैं गाड़ी कुछ देर के लिए यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। सालार ने सड़क के किनारे बने हुए एक सस्ते किस्म के होटल और सर्विस स्टेशन को देखते हुए कहा, मैं ज़रा टायर चेक करवाना चाह रहा हूँ। गाड़ी में दूसरा टायर नहीं है। रास्ते में अगर कहीं टायर फ्लैट हो गया तो बहुत मसला होगा। इमामा ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफा किया। वो गाड़ी मोड़कर अंदर ले गया। उस वक्त दूर कहीं फजर की आज़ान हो रही थी। होटल में काम करने वाले 2-4 लोगों के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। उसे गाड़ी अंदर लाते देखकर एक आदमी बाहर निकल आया। शायद वो गाड़ी की आवाज़ सुनकर आया था। सालार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। वो कुछ देर सीट के पुश से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठी रही। आज़ान की आवाज़ कुछ ज़्यादा बुलंद हो गई थी। इमामा ने आंखें खोल दी। कार का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यहाँ कितनी देर रुकना है? वो सालार से पूछ रही थी। 10-15 मिनट। मैं इंजन भी एक दफ़ा चेक करवाना चाहता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, मुझे वज़ू करना है, उसने सालार से कहा। इससे पहले कि सालार कुछ कहता, उस आदमी ने बुलंद आवाज़ में उसे पुकारते हुए कहा, बाजी वज़ू करना है तो इस ड्रम से पानी ले लें। और वो नमाज कहाँ पड़ेगी? सालार ने उस आदमी से पूछा। ये सामने वाले कमरे में। मैं जाए नमाज दे देता हूँ। वो अब पाइप उतार रहा था। पहले जाए नमाज दे दूँ, फिर इंजन आकर चेक करता हूँ, उस आदमी ने उस कमरे की तरफ जाते हुए कहा। सालार ने दूर से उमामा को उस ड्रम के पास कुछ तजब्जुब की हालत में खड़े देखा। वो लाशऊरी तौर पर आगे चला आया। वो तारकोल का एक बहुत बड़ा खाली ड्रम था जिसे एक ढक्कन से कवर किया गया था। इसमें से पानी कैसे लूं? इमामा ने कदमों की चाप पर पीछे मुड़कर देखा। सालार ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ फासले पर एक बाल्टी पड़ी हुई थी। उस बाल्टी को उठा लाया। मेरा ख्याल है ये इस बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसने इमामा से कहते हुए ड्रम का ढक्कन उठाया और उसमें से पानी बाल्टी में भर लिया। मैं करा देता हूँ वज़ू। सालार को उसके चेहरे पर तजब्जुब नजर आया, मगर फिर कुछ कहने के बजाय वो अपने आस्तीनों पर करने लगी। अपनी घड़ी उतारकर उसने सालार की तरफ बढ़ा दी और पंजों के बल जमीन पर बैठ गई। सालार ने उसके बढ़े हुए हाथों पर कुछ पानी डाला। इमामा को बेख्तियार जैसे करंट लगा। उसने एकदम अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या हुआ? सालार ने कुछ हैरानी से कहा। कुछ नहीं, पानी बहुत ठंडा है, तुम पानी डालो। वो एक बार फिर हाथ फैला रही थी। सालार ने पानी डालना शुरू कर दिया। वो वज़ू करने लगी। पहली बार सालार ने उसके हाथों को कोहनियों तक देखा। कुछ देर के लिए वो उसकी कलाइयों से नजर नहीं हटा सका। फिर उसकी नजर उसकी कलाइयों से उसके चेहरे पर चली गई। वो अपनी चादर को हटाए बगैर बड़ी एहतियात के साथ सर, कानों और गर्दन का मस्साह कर रही थी और सालार की नजरें उसके हाथों की हरकत के साथ साथ सफर कर रही थी। उसकी गर्दन में मौजूद सोने की चेन और उसमें लटकने वाले मोती को भी उसने पहली बार दरियाफ्त किया था। सालार ने उसे जितनी बार देखा था उसी तरह की चादर में देखा था। चादर का रंग मुख्तलिफ होता, मगर वो उसे हमेशा एक ही अंदाज में लपेटे होती। वो कभी उसके खदोखाल पर गौर नहीं कर सका। पाँव पर पानी में खुद डाल लेती। उसने खड़े होते हुए सालार के हाथों से उस बाल्टी को पकड़ लिया जो अब तकरीबन खाली होने वाली थी। सालार चंद कदम पीछे हटकर महवियत से देखने लगा। वो वज़ू कर चुकी तो सालार की महवियत ख़त्म हुई। उसने घड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। आगे पीछे चलते हुए उस कमरे तक आए जहाँ वो आदमी गया था। वो आदमी जब तक कमरे में एक तरफ मुसल्ले बिछा चुका था, इमामा खामोशी से जाए नमाज की तरफ बढ़ गई। लाहौर की हुदूद में दाखिल होते ही इमामा ने उससे कहा, अब तुम मुझे किसी भी स्टाफ पर उतार दो, मैं चली जाऊंगी। तुम जहां जाना चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतनी धुंध में किसी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते हो तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। सड़कें इस वक्त तकरीबन वीरान थी। हालांकि सुबह हो चुकी थी, मगर धुंध ने हर चीज़ को लपेट में ले रखा था। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। फिर तुम्हें मैं किस जगह का पता बताऊँ? अभी तो शायद हॉस्टल में जाऊँ, फिर वहाँ। सालार ने उसकी बात काट दी। तो फिर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। कुछ फासला इस तरह खामोशी से तय हुआ। फिर हॉस्टल से कुछ फासले पर इमामा ने उससे कहा, बस तुम यहाँ गाड़ी रोक दो, मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल नहीं जाना चाहती। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद ना करते तो आज मैं यहाँ ना होती। वो एक लम्हे के लिए रुकी। तुम्हारा मोबाइल अभी मेरे पास है, मगर मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। मैं कुछ अरसे बाद इसे वापस भिजवा दूँगी। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे दोबारा रब्ता करूँगी, फिर तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा देना। वो रुकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। सालार ने भवें उचकाते हुए कहा, मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। सालार ने कदरे सर्द महरी से कहा, तुम मुझे बहुत बुरा लड़का समझती थी। क्या अभी भी तुम्हारी मेरे बारे में वही राय है या तुमने अपनी राय में कुछ तब्दीली की है? सालार ने अचानक तीखी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल बहुत अच्छा लड़का हूँ? हो सकता है,
इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार को उसकी बात पर जिसे शौक लगा। हो सकता है। वो बेयकीनी से मुस्कुराया। अब भी हो सकता है। तुम बहुत नाशुक्री हो इमामा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है जो इस जमाने में कोई लड़का नहीं करे, और तुम फिर भी मुझे अच्छा मानने पर तैयार नहीं। मैं नाशुक्री नहीं, मुझे एतराफ़ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया, और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी ना करता। सालार ने उसकी बात काट दी। तुम्हें अच्छा हुआ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे देखती रही। नहीं, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरक़ी लड़की की खामोशी उसका इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार होती है। ठीक कह रहा हूँ ना? हम एक फजूल बहस कर रहे हैं। हो सकता है। सालार ने कंधे उचकाए। मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार इमामा ने उसकी बात काट दी। तुमने मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती। मगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रुकी। सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। जो आदमी खुदकुशी की कोशिश करता हो, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की बरहना तस्वीरों से भर रखा हो, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाती जो ये तीनों काम ना करता, मगर तुम्हारी मदद भी ना करता, तो क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा आदमी होता? सालार ने तेज आवाज में कहा, जैसे जलालुन नसर। इमामा के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, उसने मेरी मदद नहीं की, मुझसे शादी नहीं की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो गया है। वो अच्छा आदमी है, अभी भी मेरे नज़दीक अच्छा आदमी। और तुमने मदद की, तुमसे शादी की, मगर यकीनन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। वो अजीब से अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है मामा? क्या तुम अच्छी लड़की हो? उसने अचानक चुभते हुए अंदाज से पूछा, और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मेरे नज़दीक तुम भी अच्छी लड़की नहीं हो। तुम भी एक लड़के के लिए अपने घर से भागी हो। अपने मंगेतर को धोखा दिया तुमने, अपनी फैमिली की इज्जत को ख़राब किया तुमने। सालार ने हर लिहाज बालाए ताक रखते हुए साफ गोई से कहा। इमामा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम ठीक कहता हो, मैं बाकी अच्छी लड़की नहीं हूँ। अभी मुझे ये जुमला बहुत से लोगों से सुनना है। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी वजाहत दे सकती हूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें लाहौर ना लेकर आता, कहीं और ले जाता फिर, मगर मैं तुम्हें बाहिफाजत यहाँ ले आया। ये मेरा तुम पर कितना बड़ा एहसान है, तुम्हें अंदाज़ा है इसका? इमामा गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। मुझे यकीन था तुम मुझे कहीं और नहीं ले जाओगे। वो उसकी बात पर हंसा। मुझ पर यकीन था? क्यों? मैं तो एक बुरा लड़का हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। सालार के माथे पर कुछ बल पड़े। मैंने अल्लाह और अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। ये कभी नहीं हो सकता था कि वो मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के हाथों रुस्वा करते। ये मुमकिन ही नहीं था। फ़र्ज़ करो ऐसा हो जाता। सालार मिस्र हुआ। मैं ऐसी बात क्यों फ़र्ज़ करूँ जो नहीं हुई? वो अपनी बात पर कायम थी। यानी तुम मुझे किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दोगी? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज से मुस्कुराया। अच्छा फ़र्ज़ करो मैं अब तुम्हें जाने नहीं देता तो तुम क्या करोगी? गाड़ी का दरवाज़ा जब तक मैं नहीं खोलूँगा नहीं खुलेगा, ये तुम जानती हो। अब बताओ तुम क्या करोगी? वो यकटक उसे देखती रही। या मैं ये करता हूँ। सलार ने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया और उस पर एक नंबर डायल करने लगा। फिर तुम्हारे घर फ़ोन कर देता हूँ। उसने मोबाइल स्क्रीन को उसकी आंखों के सामने लहराया। उस पर इमामा के घर का नंबर था। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। फिर यहाँ से तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी तहवील में दे देता हूँ। तो फिर तुम्हारे एतकाद और एतबार का क्या हुआ? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। सालार को बेहद खुशी महसूस हुई। सालार ने मोबाइल ऑफ करते हुए एक बार फिर उसकी आंखों के सामने लहराया। कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ तुम पर कि ऐसा नहीं कर रहा। उसने मोबाइल को दोबारा डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा, हालांकि तुम बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह रात को मैं तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम क्या कर लेती? मैं तुम्हें शूट कर देती। सालार ने हैरानी से उसे देखा, फिर कहका मार कर हंसा। क्या कर देती? मैं तुम्हें शूट कर देती। उसने उसी अंदाज में रुक रुक कर उसे कहा। वो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसा। कभी जिंदगी में पिस्टल देखा भी है तुमने? उसने इमामा का मजाक उड़ाते हुए कहा। सालार ने उसे झुकते और अपने पाँव की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। जब वो सीधी हुई तो उसने सालार से कहा, शायद इसे कहते हैं। सालार हंसना भूल गया। उसके दाएं हाथ में छोटे साइज का एक बहुत खूबसूरत और कीमती लेडीज पिस्टल था। सालार पिस्टल पर उसके हाथों की गिरफ्त देखकर जान गया था कि वो किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं था। उसने बेयकीनी से इमामा को देखा। तुम मुझे शूट कर सकती थी? हाँ, मैं तुम्हें शूट कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, उसने मुस्तहकम आवाज में कहा। उसने पिस्टल सालार की तरफ नहीं किया था, सिर्फ अपने हाथ में रखा था। गाड़ी का लॉक। उसने बात अधूरी छोड़ते हुए सालार से कहा। सालार ने गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मौजूद बटन को दबाकर लॉक खोल दिया। इमामा ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अब अपनी पिस्टल अपनी गोद में मौजूद बैग में रख रही थी। दोनों के दरमियान मजीद कोई बात नहीं। इमामा ने गाड़ी से निकलकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। सालार ने उसे तेज़ कदमों के साथ एक करीब आती हुई वैगन की तरफ जाते देखा और फिर उसमें सवार होते देखा। उसकी क़ुव्वत मुशाहिदा बहुत तेज़ थी। वो किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़ सकता था और उसे इस चीज़ पर बड़ा ज़ोम था। मगर वहाँ उस धुंध आलूद सड़क पर गाड़ी पर बैठे हुए उसने एतराफ़ किया, वो इमामा हाशिम को नहीं जान सका था। वो अगले कई मिनट तक स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे बेयकीनी के आलम में वहीं बैठा रहा था। इमामा हाशिम के लिए उसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। वो वापसी पर धुंध की परवाह किए बगैर पूरी रफ्तार से गाड़ी चला कर आया था। पूरे रास्ते उसका जहन उसी अधेड़ बंद में लगा हुआ था कि उसने पिस्टल आखिर कहाँ से निकाला था। वो पूरे वसूख से कह सकता था कि जिस वक्त वो वजू के लिए पाँव धो रही थी उस वक्त वो पिस्टल उसकी पिंडली के साथ नहीं था, वरना वो ज़रूर उसे देख लेता। बाद में नमाज पढ़ने के दौरान भी वो बगौर उसे सर से पाँव तक देखता रहा था। पिस्टल तब भी उसकी पिंडली के साथ बंधा हुआ नहीं था। वो बर्गर खाने और चाय पीने के बाद गाड़ी में आकर बैठ गई थी। वो कुछ देर बाद गाड़ी में आया था। वो यकीनन गाड़ी में मौजूद उसके बैग में ही होगा। वो अंदाजे लगाता रहा। वो जिस वक्त अपने घर पहुंचा उसका मूड ऑफ था। गेट से गाड़ी अंदर ले जाते हुए उसने चौकीदार को अपनी तरफ बुलाया। रात को मैं जिस लड़की के साथ यहाँ से गया था तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, बल्कि मैं रात को कहीं नहीं गया, समझ आया? उसने तहकमाना अंदाज में कहा। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चौकीदार ने फर्माबरदारी से सर हिलाया। वो अहमक नहीं था कि ऐसी चीज़ों के बारे में किसी को बताता फिरता। अपने कमरे में आकर वो इत्मीनान के साथ सो गया। उसका उस दिन कहीं जाने का इरादा नहीं था। वो उस वक्त गहरी नींद में था जब उसने अचानक किसी को अपने कमरे के दरवाजे को जोर जोर से बजाते सुना। वो एकदम उठकर बैठ गया। दरवाज़ा बाकी बज रहा था। उसने मुंदी हुई नज़रों से वॉल क्लॉक को देखा जो 4 बजा रहा था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। उसे दरवाज़ा बजाने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसी गुस्से के आलम में उसने बड़बड़ाते हुए एक झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुलाजिम खड़ा था। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों इस तरह दरवाज़ा बजा रहे हो? दरवाज़ा तोड़ना चाहते हो तुम? वो दरवाज़ा खोलते ही मुलाजिम पर चिल्लाया। सालार साहब, बाहर पुलिस खड़ी है। मुलाजिम ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सालार का गुस्सा और नींद 1 मिनट में गायब हो गए। 1 सेकंड से भी कम अरसे में वो पुलिस के वहां आ जाने की वजह जान गया था और उसे उनकी और इमामा के घर वालों की उस मुस्तादी पर हैरत हुई। आखिर चंद घंटों में सीधे उस तक कैसे पहुंच गए थे? किस लिए आई है पुलिस? उसने अपनी आवाज़ को पुरसुकून रखते हुए बेतासुर चेहरे के साथ पूछा। जी, ये तो नहीं पता, बस वो ये कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला। उसने उनसे कह दिया कि आप घर पर नहीं हैं, मगर उनके पास आपके वारंट हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। सालार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। चौकीदार ने वाकई बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। उसे यकीनन ये अंदाज़ा हो गया था कि पुलिस रात वाली लड़की के मामले में ही तफ्तीश के लिए वहाँ आई थी। इसलिए उसने ना तो पुलिस को अंदर आने दिया और ना ही उन्हें यह बताया कि सालार घर पर मौजूद था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, सालार ने मुलाजिम से कहा और वापस अपने बेडरूम में आ गया। वो किसी आम शहरी का घर होता तो पुलिस शायद दीवार फलांग कर भी अंदर दाखिल हो जाती, मगर उस वक्त वारंट के बावजूद उस घर का साइज और जिस इलाके में वो वाक़ था उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहे थे। अगर इमामा का ख़ानदान भी असर रसूख वाला नहीं होता तो शायद उस वक्त पुलिस इस सेक्टर में आने और ख़ास तौर पर वारंट के साथ आने की जुर्रत ही ना करती। मगर उस वक्त पुलिस के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत थी। सालार ने बेडरूम के अंदर आते ही फ़ोन उठाकर कराची सिकंदर उस्मान को फ़ोन किया। पापा, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। उसने छूटते ही कहा, यहाँ हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है और उनके पास मेरी गिरफ्तारी के वारंट हैं। सिकंदर उस्मान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्यों? ये तो नहीं पता पापा, मैं सो रहा था, मुलाजिम ने जगा कर मुझे बताया। क्या मैं पुलिस वालों से जाकर पूछूं कि वो किस सिलसिले में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? सालार ने बड़ी फर्माबरदारी और मासूमियत के साथ सिकंदर उस्मान से पूछा। नहीं, बाहर निकलने या पुलिस को अंदर बुलवाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें रिंग करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने उजलत के आलम में मोबाइल बंद कर दिया। सालार ने मुतमईन होकर फ़ोन रख दिया। वो जानता था कि अब कुछ देर बाद पुलिस वहाँ नहीं होगी और वाकई ऐसा ही हुआ था। 10-15 मिनट के बाद मुलाजिम ने आकर उसे पुलिस के जाने के बारे में बताया। मुलाजिम अभी उससे बात ही कर रहा था जब सिकंदर ने दोबारा कॉल की थी। पुलिस चली गई है? सिकंदर ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, हाँ चली गई है। सालार ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा।
اب تم میری بات ٹھیک طرح سنو. میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. تم تب تک گھر سے کہیں نہیں نکلو گے. سنا تم نے؟ سالار کو ان کی بات کرنے کا انداز بہت عجیب سا لگا. انہوں نے بہت اکھڑا انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی. سن لیا. وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے. سالار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی. وہاں جوتے کے نشانات تھے. ملازم بھی قدر حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے. جوتے کے نشانات کو صاف کر دو، سالار نے تحکمانہ انداز میں کہا. ملازم کمرے سے باہر چلا گیا. سالار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا. اس نے وہ سلائڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی. اس کا اندازہ ٹھیک تھا. جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے. امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے. اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی. اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے. وہ گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا. ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا. باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا. سالار نے اس سے کہا. یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا. میرے. سالار نے اکھڑ لہجے میں کہا.